हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन 11 ऑफ एसआरए तक कंप्लीट कर लिया था। अब आज देखते हैं हम सेक्शन नंबर 12 को। सेक्शन नंबर 12 एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इन शॉर्ट इसको बोला जाए तो ये होता है पार्ट परफॉर्मेंस। इस सेक्शन को पार्ट परफॉर्मेंस के नाम से भी जाना जाता है। सेक्शन 12 क्यों पार्ट परफॉर्मेंस बोला जाता है? पार्ट परफॉर्मेंस का जैसे कि अपन समझ रहे हैं कि जैसे कोई एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट में एक ए है और एक बी पार्टी है। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी से कि बी उसको 100 शूज़ बना के भेजेगा, और बी इसको ये बना के देता है, ठीक है, और ये दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर बी सिर्फ जिस दिन उसको डिलीवरी करना था उस दिन सिर्फ 50 ही शूज़ बना पाया और बचे हुए 50 शूज़ नहीं बनाया, तो ये जो 50 शूज़ के लिए क्या बी कंपनसेशन देगा या कोर्ट इसको परफॉर्म करने के लिए बोलेगा? तो इसीलिए जब कोई पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ है तब उसका पार्ट परफॉर्मेंस क्या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये बताया गया है सेक्शन नंबर 12 के अंतर्गत। तो सेक्शन नंबर 12 में सबसे पहला जो क्लॉज है वो ये बोलता है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड। इसमें बता दिया गया कि इस सेक्शन में दिए गए जो क्लॉज 2, क्लॉज 3 और क्लॉज 4 में जो दिया गया है उनको छोड़कर कहीं पर भी एक्सेप्ट एज अदरवाइज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोर्ट कभी भी पार्ट परफॉर्मेंस नहीं कराएगा एक्सेप्ट जब से क्लॉज 2 से लेकर क्लॉज 4 की कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। तो जब भी कभी पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि क्या पार्ट परफॉर्मेंस कराया जा सकता है, तो नहीं। बट अगर ये कंडीशंस लग जाती हैं क्लॉज 2 से लेकर क्लॉज 4 तक की, तब पार्ट परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। अब हम इसमें देखते हैं क्लॉज 2 क्या बोलता है। क्लॉज 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से अगर आप मेंस राइटिंग कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म, मतलब एक पार्टी है कुछ कॉन्ट्रैक्ट की, वो अनेबल है मतलब वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है, अनेबल है परफॉर्म नहीं कर पा रही है, द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट, मतलब पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट को वो परफॉर्म करने के लिए अनेबल है, बट द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड, मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो उन्होंने पूरा नहीं किया है, कुछ पार्ट जो छोड़ दिया है, जो पार्ट लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड है, बी ओनली अ स्मॉल पोर्शन टू द होल इन वैल्यू एंड एडमिट्स टू कंपनसेशन इन मनी। मतलब इसका हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था 100 शूज़ बनाने का, बी ने कितना शूज़ बना दिया, 80 तो बना दिया, बचे कितने, 20। अब इस 20 के लिए जो ये 20 है वो एक स्मॉल पोर्शन है होल का, इसके लिए ए जो है वो कंपनसेशन एज अ, मतलब अगर वो ये बोल रहा है कि अगर आप 80 दे देते हैं और 20 का जो पैसा आपका दिया गया था उसका कंपनसेशन आप दे देते हैं, तो तब कोर्ट में एट सूट ऑफ आइदर पार्टी डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सो मच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज कैन बी परफॉर्म एंड अवॉर्ड कंपनसेशन इन मनी फॉर द डिफिशियंसी। मतलब कोर्ट तब क्या करेगा, अगर ऐसे ही हुआ है जो स्मॉल पोर्शन है, जैसे कि 80 शूज़ उसके बन गए थे और 20 शूज़ मात्र बचे थे, लेकिन बी यहाँ पे बोल रहा है, ए वाद लेकर आया और ए बोलता है कि 20 के लिए या तो वो कंपनसेशन एडमिट करने के लिए रेडी है, तब बी जो है वो उससे कोर्ट क्या कराएगा, कोर्ट या तो उसको कंपनसेशन दिलाएगा या तो बोलेगा कि आप परफॉर्मेंस करो, जो 20 शूज़ बचे हैं वो उसको बना के दो, या आपके पास मटेरियल नहीं है तो जितना हो सकता है 20 में से अगर 10 भी बनते हैं तो 10 बना के दो और बाकी के 10 का आप कंपनसेशन दीजिए। ये चीज़ बताई गई है क्लॉज 2 के अंतर्गत। अब आते हैं हम क्लॉज 3 में। क्लॉज 3 में क्या बोलता है, जहाँ एक पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की, वो अनेबल टू परफॉर्म है होल ऑफ हिज पार्ट एंड द पार्ट विच लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड इज, मतलब जो पार्ट लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड किया गया है, जो पार्ट परफॉर्म नहीं किया गया है,
वो एक कंसिडरेबल पार्ट है ऑफ द होल, दो एडमिटिंग कंपनसेशन इन मनी। कंसिडरेबल पार्ट तो है, लेकिन उसके लिए कंपनसेशन एडमिट किया जा सकता है। और वहीं पे दूसरा जो क्लॉज है वो है डज नॉट एडमिट कंपनसेशन इन मनी, ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जहाँ कंपनसेशन इन मनी नहीं मतलब एडमिट नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ पे वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डिग्री ऑब्टेन नहीं कर सकता। तो पहले हम क्लॉज ए को समझते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। जो क्लॉज ए है वो ये बोलता है, एक ए है, वो उसने 100 शूज़ का ऑर्डर दिया किसको, बी को। अब बी ने 100 में से 20 बस बनाए हैं और 80 नहीं बनाए, 80 अभी तक बना ही नहीं है। तो 80 क्या है, एक कंसिडरेबल पार्ट है। लेकिन ए जो है इसके लिए कंपनसेशन एडमिट करने के लिए रेडी है, तब बी जो है, बी से कोर्ट उसको कंपनसेशन दिला देगा। ये हो गया ए क्लॉज। अब जब बात आती है क्लॉज बी की, कि ए बोल रहा है कि वो कंपनसेशन तो लेगा ही नहीं, तब वो अगर कंपनसेशन नहीं लेता है तो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की एंटाइटल नहीं माना जाएगा, मतलब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं करा सकता। लेकिन कोर्ट जो सूट लाया है और जो पार्टी डिफ़ॉल्ट में है, जो कोर्ट के सामने सूट आया है उसमें जो पार्टी डिफ़ॉल्ट में, जैसे कि बी डिफ़ॉल्ट किया है, to perform specifically so much of contract part of contract as he can perform if the other party in case falling under A pays consideration। मतलब यहाँ पे बोल दिया गया कि अगर कोर्ट को लगता है तो बी क्या से क्या कर पाएगा, वो जितना बन सकता है, मतलब अगर 100 शूज़ का ऑर्डर है तो जितना वो बना सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना उसको बनवाएगा और बाकी का पैसा कंपनसेशन में दिलाएगा। अगर केस जो है वो क्लॉज ए के अंतर्गत आ रहा है, मतलब उसमें एडमिट कर रहे हैं एज अ कंपनसेशन इन मनी, तब पेज और पेड द एग्रीड कंसिडरेशन फॉर द होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस्ड बाय द कंसिडरेशन फॉर पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड एंड केस अंडर फॉलिंग क्लॉज बी पेज और पेड द कंसिडरेशन फॉर द होल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी अबेटमेंट। अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि अगर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी से शूज़ का, बट बी ने वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल नहीं किया, या फिर इतना किया कि जो मेजर पोर्शन है, जो जैसे 80 शूज़ हैं वो बनाने के बचे ही हैं, तब और उसके लिए वो कंपनसेशन इन मनी भी एडमिट नहीं कर रहा है, कौन, ए। तब बी जो पैसा लिया था एडवांस में, वो पैसा विदाउट, जो कंसिडरेशन उनके बीच में हुआ था वो कंसिडरेशन विदाउट एनी अबेटमेंट, बिना कोई रिडक्शन के उसको वो पैसा वापस करना होगा ए को। ये बोला गया है क्लॉज 3 में। अब आते हैं, इन आइदर केस relinquishes all claims to the performance of the remaining part of the contract and all rights of compensation either for deficiency or loss or damage sustained to him through default of the defendant। यहाँ पे अब आते हैं अपन क्लॉज 4 के अंतर्गत, व्हेन अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, taken by itself and ought be specifically performed stand on a separate and independent footing from another part of the same contract which cannot or ought not to be specifically performed, the court may direct specific performance of the former part। यहाँ पे इसका एक एग्जांपल है, जैसे एक ए है, उसने 100 शूज़ का कॉन्ट्रैक्ट किया और 100 पर्सेस का भी कॉन्ट्रैक्ट किया, जो मेंस के पर्सेस होते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ। तो 100 शूज़ तो बी ने बना के दे दिया, बट जो 100 पर्सेस थे उसका उसने सिर्फ 20 पर्स ही बना पाए, 80 पर्स अभी भी नहीं बना पाया। तो यहाँ पे जो पर्सेस के लिए है वो एडमिट नहीं कर रहा है कंपनसेशन, तब यहाँ पे जो 100 शूज़ का उसने पैसा लिया था और उसका जो परफॉर्मेंस हुआ उसने कर दिया, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट था। अब इसका फर्स्ट पार्ट तो उसने कर दिया, सेकंड पार्ट नहीं कर पाया। तो अगर सेकंड पार्ट में से जो कंसिडरेबल पार्ट है वो नहीं बना है, तो उसके लिए कंपनसेशन सामने वाला एडमिट कर लेते तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो जो सेकेंडरी पार्ट का जो पेमेंट उसने लिया था वो उसको एज इट इज़ वापस करना होगा।
तो मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो अगर फॉर्मर कॉन्ट्रैक्ट अगर कंप्लीट हो जाता है और सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, या फिर फॉर्मर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है और सेकेंडरी हो जाता है, तब फॉर्मर कॉन्ट्रैक्ट को आप परफॉर्म करवा सकते हैं, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकते हैं। तो ये भी बात कही गई है क्लॉज 4 के अंतर्गत। तो ये था पार्ट परफॉर्मेंस का कंसेप्ट। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।